यहां पर प्लम्बिंग सर्विसेज में चैप्टर नंबर पहला और दूसरा हम पहले करवा चुके हैं आप लोग को, ठीक है। पहला और दूसरा जो है चैप्टर का पूरा करवा चुके हैं। चैप्टर नंबर पहला और चैप्टर नंबर दूसरा हो चुका है, पहले ही करवा दिए थे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका जो है चैप्टर नंबर तीसरा और चौथा ये आप लोग को खुद से पढ़ना है। कहेंगे सर कहां से पढ़े, हमारे पास कंटेंट नहीं है। तो भैया कंटेंट हम जो है वो पीडीएफ अपलोड कर दिए हैं। इसका पीडीएफ प्लम्बिंग सर्विसेज पार्ट जो है फर्स्ट के नाम से अपलोड किए हैं, ठीक है। इसका पीडीएफ प्लम्बिंग पार्ट फर्स्ट के नाम से अपलोड किए हैं। इसका पीडीएफ पार्ट थर्ड के नाम से अपलोड किए हैं। और इसका पीडीएफ जो अब पढ़ाने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 5 और 6 को हम कवर करेंगे। कहेंगे सर आप ये वाला छोड़े क्यों है, उसका क्या कारण है, वो भी बता रहे हैं, ठीक है। ये पार्ट हम लोग अब सेकंड पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमारी क्लास जो अभी चलने जा रही है वो ये पार्ट सेकंड हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 5 और 6 कवर करेंगे। और एग्जाम में ना सभी चैप्टरों से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछ लेता है। तो 5 और 6 से हम पढ़ाएंगे, इससे आपका, क्योंकि ये आप लोग कभी पढ़े नहीं होंगे, ठीक है। चैप्टर नंबर 1, 2 नहीं पढ़े थे तो उसको मैंने पढ़ा दिया है। चैप्टर नंबर 3 और 4 आप लोग पढ़े हुए हैं। कहां पढ़े हुए हैं? WWE में हम ही आपको पढ़ाए हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? स्टोरेज टैंक है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डिश वाटर सप्लाई सिस्टम है। तो इसका पीडीएफ मैं दे दिया हूं, वो आप उससे पढ़ना है आपको, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 में मैनहोल है, इंस्पेक्शन चैम्बर है, ठीक है, सैनिटरी सिस्टम है कुछ, तो वो सब चीजें भी आपको पढ़ाया हूं मैं अच्छी तरह से। तो एक बार पढ़ेंगे ना आपको दिमाग में घुस जाएगा, क्योंकि यहां पर आपका टाइम व्यतीत होगा, उससे अच्छा है आप बहुत ज्यादा पढ़ लेंगे। बात समझ रहे हैं? तो इसलिए चैप्टर नंबर 3 और 4 पार्ट नंबर 3 का जो पीडीएफ है वो फ्री में आपको सारी पीडीएफ दे दिया हूं, ठीक है। वो वाला पीडीएफ अभी क्लास के बाद, तो WWE में मैं पढ़ाया हूं, वहां से इसको पढ़ लेना। ये वाला मैं 5 और 6 अच्छे से आपको कंप्लीट कर देता हूं अभी, जो भी 2 घंटे लगेंगे, 2-2.5 घंटे। उसके बाद आप सारे पीडीएफ को कंक्लूड करके अपना रिवीजन शुरू कर देना, ठीक है। आई बात समझ में? हाँ, टाइम थोड़ा सा लग गया एक्चुअली, एक किसी स्टूडेंट का जो है वो था, उसमें भी थोड़ा व्यस्त हो गए तो कंटेंट नहीं रेडी कर पाए, और कंटेंट ढूंढने में बड़ा टाइम लगता है, ऐसा ये सब्जेक्ट है। चलिए कोई बात नहीं, तब तक आप लोग पढ़ ही रहे थे। देखिए चैप्टर नंबर 5 और 6 में जो महत्वपूर्ण जो पूछा गया है 2022 में, चैप्टर नंबर 5 और 6 मिलाकर हम पढ़ाएंगे। पहले चैप्टर नंबर 5 और फिर 6 चलेगा। देखिए यहां पर जो 2022 में पूछा है वो पूछा है वाश बेसिन एवं सिंक में आपसे क्या पूछा है, इसका व्याख्या करें। वाश बेसिन क्या होता है, सिंक क्या होता है, इसी के बारे में पूछा है। सोलर वाटर हीटर क्या होता है, इसके बारे में समझाना है, विशेषता बतानी है सोलर वाटर हीटर की। गर्म जल की घरेलू आपूर्ति की आवश्यकता, ठीक है, गर्म जल की घरेलू आपूर्ति की व्यवस्था, यानी कि डोमेस्टिक हॉट वाटर सप्लाई सिस्टम, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछ रहा है, ठीक है। तो इतना हम अभी ये तो पूछा गया है, लेकिन मैं पूरा सिलेबस कवर करूंगा, इसलिए कि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। चलिए तो सभी लोग बन जाइए, क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए, आप लोग फटाफट क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि जितने लोग छूटे हैं वो आ जाएं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कल आप लोग की जो है क्लास चलेगी 2 बजे से, किसकी? डीएससीएस की। तो कल सभी लोग डीएससीएस थ्योरी पढ़ने के लिए आ जाइएगा, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर धावन पात्र वाश बेसिन। धावन पात्र वाश बेसिन, तो सबसे पहले हम लोग धावन पात्र वाश बेसिन देखेंगे कि वाश बेसिन क्या है, और आप लोग इसको अच्छी तरह से, जितने हम यहां पर बात करेंगे ना, जितने भी यहां पर हम लोग बात करेंगे प्लम्बिंग के, जितने भी उपकरण यहां पर जो है अप्लायंसेस के, वो सभी आप देखे भी होंगे, परिचित भी होंगे, ठीक है। आई बात समझ में? तो यहां पर क्या है कि वाश बेसिन यानी कि यहां पर धावन पात्र, यह पात्र हाथ मुंह धोने के लिए घरों तथा सार्वजनिक स्थानों, स्कूलों, अस्पताल, रेल, बस अड्डे, होटल आदि पर लगाया जाता है। एक चीज मैं बता दूं, जितने भी यहां पर आप देख रहे हैं घरों में जो भी चीजें लगती हैं, जैसे वाश बेसिन है, सिंक है, कोई किसी के बारे में कैसे लिखेंगे आप? सबसे पहला चीज क्या लिखना है
कि ये कहां पर लगाया जाता है। पहला क्या लिखना है, कहां पर ये लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या लिखना, कहां पर लगाया जाता है, हो गया ये, और किस काम के लिए लगाया जाता है, ठीक है, ठीक है। पहले तो इसको यहां पर लिखना है, क्या, किस काम के लिए होता है, क्या वर्क है इसका, क्या वर्क है इसके बारे में लिखना है, कहां पर लगाया जाता है, कहां पर लगाया जाता है इसके बारे में लिखना है, ठीक है। उसके बाद अगर इसके टाइप हैं तो टाइप भी लिखना है, और चित्र अगर है तो चित्र भी बनाना है। आई बात समझ में। तो जितने भी यहां पर आपको दिए गए हैं, जितने भी यहां पर दिए गए हैं, उन सभी के क्या करने हैं, धावन पात्र है, वाश बेसिन है, तो आपको वाश बेसिन के बारे में क्या करना है, सबसे पहले वर्क लिखना है, क्या काम है। इसी तरह से, ठीक है, तो जितने सैनिटरी अप्लायंसेस हैं सबके लिए यही करना है कि काम पहले लिखना है, कहां पर लगाया जाएगा और टाइप क्या है, ठीक, ये दिमाग में सेट करे रहना। तो अब जब भी ये आएगा ना, तो इस प्रकार से देखिए, यह पात्र हाथ मुंह धोने के लिए लगाया जाता है घरों में, ठीक है, सार्वजनिक स्थानों में भी लगाया जाता है, स्कूल, अस्पताल, रेल, बस अड्डे, होटल, इन सब जगहों पर मुंह वगैरह धुलने के लिए वॉश बेसिन लगा होता है, ठीक है। ये दो प्रकार का होता है, पहला है पेडेस्टल या फर्श पर खड़ा धावन पात्र, दूसरा होता है दीवार से सटा हुआ धावन पात्र, फ्लैट बैक, एंगल बैक वॉश बेसिन। दो तरह का है, एक तो क्या होता है कि जैसे कॉलम होता है ना, उसी पर इसको खड़ा किया जाता है डायरेक्टली धोने के लिए, रेलवे स्टेशन वगैरह पे ऐसा देखने को मिलता है, और कहीं कहीं पर दीवार से सटा हुआ जो है, जैसे फ्लैट टाइप का कहां रहता है, दीवार से सटा हुआ। देखिए ये पहला वाला तो क्या होता है कि आपके घरों में भी है, और दीवार से सटा हुआ जैसे रेलवे स्टेशन पे आप देखेंगे तो वहां पर दीवार से सटा हुआ रहता है, कॉलेज वगैरह में दीवार से सटा हुआ रहता है, दीवार में ही कई टोटियां लगी रहती हैं, उसी में लोग हाथ वगैरह धुलते रहते हैं, मुंह धुलते रहते हैं, कुल्ला मुंह करके ऐसे गुड़ 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 करके थूकते रहते हैं इस प्रकार से, ठीक है। चलिए, धावन पात्र में जल प्रवेश के लिए एक या दो खंभा टोटी लगाया जाता है, तो खंभा टोटी लगा होता है, कैसा टोटी लगता है, वर्टिकली वाला, ऐसे वर्टिकली वाला टोटी लगता है, और इसी से पानी क्या होता है, गिरता होता है, खंभा टोटी लगाया जाता है। गर्म जल व ठंडा जल के लिए होता है, एक गर्म जल के लिए और एक ठंडा जल के लिए होता है। जल निकासी के लिए इसकी तली में जाली युक्त निकास छिद्र रखा जाता है, फिर इसके बारे में रचना कर देना है लास्ट में, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जल जो इसमें पानी निकलेगा उसके लिए नीचे लास्ट में क्या होता है, तली में एक जाली युक्त निकास छिद्र रखा जाता है, जिसकी तली पर बोतल ट्रैप लगा होता है। तो एक नीचे बोतल वाला ट्रैप लगा होता है। बोतल ट्रैप से क्या होता है कि पानी जब भी वहां से निकलता है ना, तो वो तेजी के साथ फिर नीचे जाएगा, ठीक है। और ट्रैप वहां पर क्या होता है कि जो ओवरफ्लो सिस्टम है उसकी वजह से नहीं हो पाता है, ठीक है। जल उत्प्लाव ओवरफ्लो के लिए शीर्ष में एक निकास झिर्री कटी होती है, तो ऊपर की तरफ उसमें झिर्री कटी रहती है सॉरी। वॉश बेसिन मुख्यतः 630 गुणे 450, 550 गुणे 440, 400 गुणे 400 सभी एमएम में ये है, तो ये मिलता है मार्केट में, ठीक है। यानी कि ऐसे इसका जो डायमेंशन है वो 630 गुणे 450 के रूप में मिलता है एमएम में, ठीक है। 550 गुणे 440 के रूप में मिलता है मार्केट में, 400 बाई 400 भी मिलता है मार्केट में, ठीक है, एमएम में। तो ये डायमेंशन है, इसका ऊपरी डायमेंशन है, ठीक है। माप के जो है माप में उपलब्ध है। फर्श से इसके रिम की ऊंचाई 75 से 80 सेंटीमीटर रखी जाती है। तो जो वॉश बेसिन लगाया जाता है ये फर्श से 75 से 80 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगाया जाता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से जैसे यहां पर दिखाया गया है ये, ठीक। तो अगर आपको चित्र नहीं बना पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आप लिख के चले आइए, ठीक है। अगर बना पा रहे हैं तो रफली आप ऐसे ड्रा कर दीजिए इस प्रकार से। देखिए ये दीवार से सटा हुआ वॉश बेसिन है, ठीक है, ये दीवार से सटा हुआ है, तो दीवार में ही यहां पर ऐसे अटैच करके लगा देते हैं, ठीक, इसी में दीवार में ही लटकता रहता है इस प्रकार से, ठीक है। तो ये खंभा टोटी है इस प्रकार से, यहां पर ऐसे हमारा क्या होता है, वेस्टल पाइप लगा होता है, 80 सेंटीमीटर इसकी ये टॉप से ऊंचाई होती है, 45 सेंटीमीटर इसकी बाहर की तरफ निकला होता है, ठीक है। और यहां पर जो है ट्रैप लगा होता है, ट्रैप इसलिए लगा होता है ताकि यहाँ वाटर सील रहे, सीवर का जो गंध है वो ऊपर न जाने पाए इस प्रकार से। तो ये दीवार से सटा हुआ है और ये फर्श पर खड़ा है, तो जब फर्श पे खड़ा रहता है तो इस प्रकार से यहाँ पर पेडेस्टल बना होता है, उसी पेडेस्टल पर रखा जाता है।
मॉल वगैरह में आप जाएंगे ना तो पेडेस्टल वाला या फिर कोई बहुत हाई फाई बिल्डिंगे हैं ना तो उसमें इसी तरह से पेडेस्टल वाला रखा जाता है। बाकी जो लोग कुछ पैसे कम, भाई वो महंगा पड़ता है ना, ये सस्ता पड़ता है, ये दीवार में ही बस अटैच हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से ये हमारा क्या है, फर्श पर खड़ा वाश बेसिन और ये दीवार से सटा हुआ वाश बेसिन। ठीक है, ठीक है। तो अब यहां पर हम लोग देखेंगे सिंक या फिर जल कुंडी। सिंक या फिर जल कुंडी, ये पिछली बार भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, सिंक या फिर जल कुंडी। देखिए कुछ लोग ना सिंक को और वॉश बेसिन को एक ही जैसा समझ बैठते हैं, ऐसा नहीं है। वॉश बेसिन क्या होता है कि ये जो है आपका बाहर जगहों पर लगाया जाता है, वॉशरूम में लगाया जाता है, इन सब जगहों पर आता है। ठीक है, बरामदे वगैरह में लोग लगा देते हैं, हाथ मुंह धुलते हैं, बस ये सब काम करते हैं। और जो सिंक होता है ना, ये बर्तन धोने के लिए या फिर जो है रसोई घर में, इन सब जगहों पर ये लगाया जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं इसमें ब्रश करके मुंह नहीं धुलते सिंक में। ठीक है, सिंक थोड़ा सा बड़ा साइज का होता है और एक तरफ यहां पर सिंक में दो तरीके के सिंक आते हैं, एक तो सिंपल वाला रहेगा और एक तरफ दूसरी तरफ क्या होता है, बर्तन रखने के लिए भी जगह रहता है। ठीक है, तो इस तरह के सिंक मार्केट में उपलब्ध रहते हैं। तो ये सिंक अलग है, जल कुंडी या सिंक देखने में दोनों वैसे ही दिखाई देते, लगने का तरीका भी, ये लगने का तरीका ये जो है हमारे जो है जो पार्ट होता है ना जिस पर रसोई घर में खाना बनाते रख के, उसी में इसको लगाते हैं। ठीक है, तो बर्तन या क्राकरी धोने के लिए रसोई घर में सिंक लगाया जाता है। तो बर्तन धोने के लिए रसोई घर में क्या होता है, सिंक लगाया जाता है। ये चीनी मिट्टी, स्टेनलेस स्टील का भी, प्लास्टिक के भी ये बने होते हैं, विभिन्न मापों में भी ये उपलब्ध होते हैं। छोटे साइज के भी रहते हैं 1 बाय 1 फीट में, 2 बाय 2 फीट में, 300 बाय 300 mm में भी रहता है, 400 बाय 400 mm में भी रहता है। ठीक है, और 450 बाय 450 mm में भी रहता है। ठीक, इस तरह से तो ये मार्केट में अलग अलग मापों में खूब उपलब्ध है, अलग अलग कंपनियां खूब बनाती हैं। अवशिष्ट जल निकासी के लिए इस पात्र की तली में, अवशिष्ट जान ही रहे हैं, जो यहाँ पर ये नीचे से यहाँ पर जो धुलेंगे आप, जो भी वेस्टेज वाटर है वो नीचे छिद्र रहता है और तली में नीचे निकल जाता है। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा अलग इधर बना दिया, यही बीच में रहना चाहिए। ठीक है, बीच ही में रहता है ज्यादातर, किसी किसी किनारे भी रहता है, ऐसा देखा गया है। ठीक है, तो ये जो है इस पात्र की तली में छिद्र रखा जाता है जिसका निकास पाइप से संबंध होता है। रसोई घर में लगाए जाने वाले सिंक के साथ एक नाली पट यानी ड्रेन बोर्ड भी लगा रहता है। इस प्रकार से ड्रेन बोर्ड होता है तो, और इसी में लोग बर्तन वगैरह धुल के यहीं रख देते हैं तो पानी अंदर गिर के चला आता है। इसमें ऐसे नालियां बनी होती हैं, नालियां बनी होंगी तो क्या होगा, बर्तन रखेंगे तो पानी जब चुएगा तो ये नीचे ऐसे चला आएगा। ठीक है, तो जिसकी ढाल सिंक की ओर होती है, नाली पट पर बर्तन धोकर सूखने के लिए रखे जाते हैं। तो जितना बर्तन धुलेंगे ना वो इसी पर रख देंगे और पानी जब निकलेगा तो इसी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से नाली पट वाले सिंक का माप 510 गुणे 1040 mm लिया जाता है। तो ये अलग थोड़ा सा साइज का आता है लेकिन ये महंगा मिलता है। ठीक है, तो ये सिंक है आपका। सिंक घरों के अतिरिक्त कहां पर लगते होंगे, सोचिए जरा। घरों के अतिरिक्त ये होटल में लगाए जाते हैं, होटल में भी सिंक लगा होता है। प्रयोगशाला यानी कि जो लैब वगैरह होती है ना, प्रैक्टिकल आप लोग करते हैं, वहां पर भी सिंक लगा होता है। ठीक है, और सिंक की जो मापें हैं वो इस प्रकार से अलग अलग जगहों पर अलग अलग माप में लगती हैं। यहां पर जैसे रसोई सिंक अगर बात करें, किचन सिंक की अगर बात करते हैं तो 600 गुणे 450 गुणे 150, 650 लंबाई, 450 चौड़ाई, 150 उसकी गहराई। ठीक है, इस तरह से 600, 450, 200। ठीक, ये इसमें जरा ध्यान रखिएगा कि ये लंबाई है, ये चौड़ाई है LB और ये H या बाई D, H या बाई D कर दीजिए, चाहे गहराई कहिए चाहे ऊंचाई कहिए, जो आपकी मर्जी। ठीक है, प्रसाधन सिंक यानी टॉयलेट सिंक भी होता है। टॉयलेट सिंक में जो है 450 गुणे 250 गुणे 150, कहीं कहीं पर ना बेसिन ना लगा के वहां पर प्रसाधन सिंक ही लगा देते हैं, टॉयलेट सिंक ही लगा देते हैं। होटल सिंक, होटल सिंक में अगर देखें 1600 गुणे 550 गुणे 250। प्रयोगशाला सिंक में जो है अलग इसकी भी माप है। तो इस तरह से तो एग्जाम में जरूरी नहीं है ये पूरी माप लिखें, लेकिन हाँ
सिंक के बारे में आप डिटेल्स में लिख सकते हैं। ठीक है, सिंक बर्तन धुलने के लिए होता है। बहुत बढ़िया, अच्छा किए, आपको बता दिए बहुत बेहतरीन तरीके से। आगे अब हम लोग देखेंगे बाथ टैब। वाह क्या बात है, स्नान टब नहाने के लिए होता है। अब हम लोग कहां इसमें ऐसा नहाते, टूट जाएगा बैठेंगे तो। ठीक है, नहीं मजबूत होता है काफी, ये टूटता नहीं है। ठीक है, ये नहाने के लिए होता है बाथ टब। इस प्रकार से दीवार से ऐसे अटैच रहता है। इसमें जो है ऊपर से टोटी रहती है पानी जाने के लिए, इस प्रकार से अंदर से ऐसे जो है पानी निकलने के लिए भी रहता है। फर्श के ऊपर इस प्रकार से रखा जाता है और इसी में लोग लेट कर नहाते, मूवी वगैरह में देखने को मिलता है। वैसे बड़े बड़े होटलों में रहता है ये बाथ टब। ज्यादातर मूवी वगैरह जब देखते हैं ना आप, उसी में ऐसा नजर आता है। ठीक है, हीरो वगैरह नहाते हुए दिखेंगे। हाँ, चलिए हम लोग कहां इसमें नहाते हैं। यह टब स्नान करने के लिए स्नान कक्ष में लगाया जाता है। स्नान कक्ष मतलब बाथरूम। स्नान कक्ष का मतलब है बाथरूम। ठीक है, तो ये बाथरूम वगैरह में लगाया जाता है नहाने के लिए। तो भैया अगर ये बाथरूम में लगाया जाएगा ना, तो 10 बाय 10 से भी बड़ा कमरा भी होगा बाथरूम का, तभी उसमें लग पाएगा ये। ठीक है, और इसमें जो है टब में गर्म तथा ठंडे पानी की नल टोटियां लगी रहती हैं। तो 2 टोटी हमेशा लगा होगा, एक गर्म पानी एक ठंडा पानी। जिसको ज्यादा गर्म पानी से नहाना है तो गर्म वाला खोलेगा। ठीक है, इस तरह से। और तली में दूषित निकास नालियां लगी होती हैं इस प्रकार से। और ये धातु प्लास्टिक के बने होते हैं, या जो है कभी कभी धातु का भी मिलता है और प्लास्टिक का भी ये मिलता है। ठीक है, जैसा आप खरीदना चाहे मार्केट में। स्नान टब की लंबाई देखिए, ये डायमेंशन जेई में भी पूछ लेता है कभी कभी। जो स्नान टब की जो लंबाई है 1.70 से 1.85 जो है मीटर होती है। अब सेंटीमीटर ना लिख देना, बच्चा थोड़ी ना नहाएगा। ठीक है, तो इसलिए 1.70 मीटर से 1.85 मीटर इसकी लंबाई होती है। ठीक है, एक आदमी आराम से लेट जाएगा। चौड़ाई इसकी 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, आराम से हाथ फैलाकर नहाएगा। गहराई जो है 45 से 60 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, और स्नान टब जो है ये आपको यहां पर चित्र में दिखाया गया है, जैसा कि आप दिख रहे। तो ये रफली नहीं बना सकते आप लोग, आराम से बना लेंगे अगर एग्जाम में आएगा, लिख के बनाना है। तो कैसे लिखना है मैं बता दिया। सबसे पहले ये ध्यान रखना कि किस लिए कार्य क्या है, ये लिखना है। दूसरे नंबर पे कहां लगाया जाता है, ये लिखना है। तीसरे नंबर पे इसमें क्या है कि रचना इसका करना है ना। यह स्टेप याद कर लीजिए। इसी तरह से आप किसी का भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आपकी कौन सा अप्लायंसेस है, ये बाथ टब हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे बौछारक या फिर फव्वारा, शावर। अरे यार आज तो हम लिए ही नहीं शावर, चलिए शावर। ठीक है, बौछारक फव्वारा शावर होता है ये। क्लियर, तो ये शावर आप लोग तो जानते होंगे इसको अच्छी तरह से। तो आइए इसके बारे में भी देखा जाए। इस पात्र से पानी फुहार के रूप में बाहर निकलता है और ये कहां लगाया जाता है, ये भी बाथरूम में, यानी फव्वारा स्नान कक्ष में लगाया जाता है। ठीक है, नहीं यही चीज होता है ना। क्या होता है, क्या कार्य है इसका, कहां लगाया जाता है ये, और इसकी रचना, बस यही लिखना होता है। और फिर चित्र बनाना होता है। इसका दीवार से जो है बढ़ाव यानी प्रोजेक्शन 45 सेंटीमीटर तक ऐसे ये बाहर निकलता है, अभी दिखाएंगे आपको। और ऊंचाई जो है ना वो फर्श तल से 1.80 से 2 मीटर तक रखी जाती है। और खली के घर पे अगर लगेगा शावर तब तो 2 मीटर नहीं 2.5 मीटर करना पड़ेगा, क्योंकि वो बहुत लंबे हैं ना, इसलिए। ठीक है, तो ये जो है 1.80 से 2 मीटर के बीच रखा जाएगा, परंतु 2.20 मीटर से अधिक नहीं रहना चाहिए। तो मैक्सिमम 2.20 अगर बहुत लंबा कोई है। ठीक है, और पानी खोलने के लिए इसमें क्या होता है, इस पर स्टॉप कॉक लगा होता है। ये इस तरह से स्टॉप कॉक होता है। स्टॉप कॉक ऐसे घुमाते हैं और शावर चालू हो जाता है और गर्मी में नहाने में काफी आनंद आता है। ठीक है, तो नहाते समय फर्श पर गिरे पानी के निकास के लिए फर्श में एक नहानी ट्रैप लगा होता है। इस प्रकार से यहां पर ट्रैप पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो, पढ़ लेना, एग्जाम में इसी में पूछ सकता है कि गली ट्रैप क्या होता है, इंटरसेप्टिंग ट्रैप क्या होता है, नहानी ट्रैप क्या होता है। जितने ट्रैप हैं सभी ट्रैप एक बार उसी जो नोट्स दिया हूं ना उसमें है, उसी से पढ़ लेना। ठीक है, ढूंढने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो ये जो है नहानी ट्रैप इसमें लगा होता है। ठीक, अब कहेंगे सर इसकी ऊंचाई क्या होती है, देखिए बताया था ना 1.80 से ऊंचाई शुरू होती है, 2 मीटर तक होती है, मैक्सिमम 2.20 मीटर तक होती है। तो 1.90 सेंटीमीटर ऊंचाई पर लगाया गया है। और ध्यान रखिएगा इसमें जो ये खोला जाता है स्टॉप कॉक पानी खोलने के लिए, ये नीचे से 75 सेंटीमीटर पर टोटी रहेगा और उसके बाद फिर वहां से 45 सेंटीमीटर पर स्टॉप कॉक रहता है। टोटी भी बीच में लगा रहता है, बिब कॉक जिसको बोलते हैं, जिससे पानी वगैरह बाल्टी वगैरह लगा के कुछ लोग नहाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है यूज करते हैं। क्लियर, तो ये क्या है हमारा फव्वारा है। आई बात समझ में। अब हम लोग बात करते हैं फ्लशिंग सिस्टर्न, प्रधावन कुंडिका या फिर फ्लशिंग टंकी, फ्लशिंग सिस्टर्न। भाई देखिए गांव वगैरह की जो शौचालय है ना, वहां पर भी आजकल ये लगने लगा है। क्या मॉडर्न जमाना आ गया ना। शौचालय में जब आप देखते होंगे जिनके थोड़ा सा शौचालय में क्या है, ऑटोमेटिक पानी ले जाने की सुविधा जो है, पानी ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, वहां पर पानी खुद ब खुद रहता है। तो ऐसे जगह शौचालयों में ये फ्लशिंग सिस्टर्न लगा होता है। ठीक है, डिब्बा जैसा लगा रहता है, पानी उसमें भरा रहता है 5-6 लीटर। और ऐसे जब आप शौचालय करने के बाद क्या करते हैं, जब आप निकलते बटन दबा देते हैं, तेजी के साथ पूरा फ्लश करके चला जाता है। तो ये भैया वही है आपका क्या, फ्लशिंग सिस्टर्न। तो जल शौच सीट को फ्लश करने के लिए, जो शौच सीट है जिस पर आप बैठते हैं शौच के लिए, उसी को जो है फ्लश करने के लिए, जो मल वगैरह है उसको फ्लश करने के लिए फ्लशिंग टंकी पीछे लगी है, लगाई जाती है। ठीक है, पेशाब घरों की सफाई के लिए भी फ्लशिंग सिस्टम लगाया जाता है। पहले जमाने में ना वो तार वाला लगता था, ऐसे लोग शौचालय करने के बाद वो तार खींचते थे तो वो फ्लश हो जाता था। लेकिन अब चेंज हो गया, अब तो सेंसर सिस्टम आ गया है। ठीक है, आदमी हटेगा अपने आप वो चल जाएगा। ठीक, तो प्रति सीट के अनुसार फ्लश जो है लैट्रिन के ऊपर 12.5 लीटर की तथा पेशाब घर के ऊपर 5 लीटर की टंकी लगाई जाती है। तो जो आपके घरों में लगा होगा उसमें 12 से 15 लीटर पानी आता है और पेशाब घर में 5 लीटर। अब इससे छोटा भी आता है, 7-8 लीटर वाला भी आता है, मार्केट में तो बहुत सारा उपलब्ध है। ठीक है, स्थिति के अनुसार टंकी हमारी ये 2 प्रकार की होती है, उच्च तली फ्लशिंग टंकी, हाई लेवल सिस्टर्न एक होता है, एक निम्न तली टंकी होता है, लो लेवल सिस्टर्न होता है, जो कि अभी आप लोग जो है देख ही रहे हैं। सर आवाज नहीं आ रही है, क्या बात कर रहे हैं बताइए। ठीक है, प्रयोगशाला में इसलिए लगा होता है सिंक कि भाई आप जब तमाम तरह के उसमें शोध करते रहते हैं केमिकल वगैरह का, और पता चला उल्टा सीधा मिला दिए और क्या होगा, पूरा का पूरा एकदम सब खराब हो जाएगा, हाथ होथ सब धुलना पड़ेगा ना फिर। तो उसके लिए सिंक चाहिए कि चाहिए नहीं चाहिए। ठीक है, ठीक, चलिए कुछ कुछ अराजक तत्व भी आ गए हैं यहाँ पे, उनको अब यहां से जो है ब्लॉक करना पड़ेगा ना। अराजक तत्व आ जाते हैं तो दिक्कत होती है। ठीक है, आप लोग को डिस्टरबेंस करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही, आ तो रही, हमको तो लग रहा है आ रही है। चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं, यहां पर समझ में आ रहा है, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए तो उच्च तली टंकी शौच पात्र से क्या है 1.25 मीटर ऊपर स्थापित की जाती है। तो जो हाई लेवल वाला होता है वो 1.25 मीटर पर स्थापित रहता है, जबकि निम्न तली टंकी शौच पात्र से 30 सेंटीमीटर ऊपर रहती है। तो ये वाला क्या होता है 30 सेंटीमीटर ऊपर रहता है। भारतीय प्रकार के शौच पात्र के लिए उच्च तली अथवा निम्न तली दोनों में से कोई लग सकता है। यूरोपीय प्रकार के लिए निम्न तली टंकी लगाई जाती है। निम्न तली फ्लशिंग टंकी सीट पर बैठे बैठे एक लीवर घुमाकर चलाई जाती है। ठीक है, तो ऐसे जो जो यहां पर क्या होता है ना, लीवर सिस्टम होता है, शौच पे बैठा है और लीवर खींच लेगा ऐसे से। ठीक है, तो ऐसे भी रहता है, और नहीं तो पीछे रहता है तो पीछे से वो बटन दबाएगा। ठीक है, और जंजीर भी लटकता रहता है, उसको भी लोग खींच लेते हैं। पहले ऐसा होता था बट अब नहीं है, अब तो सीधे वो एक ही सिस्टम आ रहा है मार्केट में। उच्च तली टंकी का निकास पाइप 32 mm और निम्न तली का निकास पाइप 38 mm भीतरी और नामन व्यास से कम नहीं होगा। फ्लशिंग टंकियां जो है ये ढलवा लोहे की भी बनती हैं, पोर्सलिन इनेमल की भी बनती है, और दाबित इस्पात की भी बनती है, कांचित स्टोनवेयर की बनती है, स्टेनलेस स्टील की भी बनती है,
प्लास्टिक की भी बनती हैं आजकल, प्लास्टिक की निम्न तली फ्लशिंग टंकी की भी बनने लगी है। तो सबसे ज्यादा प्लास्टिक वाला ही यूज किया जाता है। प्लस फ्लशिंग टंकी में पानी भरते समय शोर नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये अपने आप धीरे धीरे भर जाएगा, ठीक है, यह शीघ्र भर जाए और फ्लश करने पर तुरंत खाली हो जाए, ठीक। फ्लशिंग टंकियां संरचना की दृष्टि से निम्न 3 प्रकार की होती हैं। पहला है बेल टाइप सिस्टम, घंटा प्रकार की टंकी। दूसरा है चपटी तली वाली टंकी, फ्लैट बॉटम टाइप सिस्टम। और स्वचालित फ्लशिंग टंकी, ऑटोमेटिक फ्लश टाइप सिस्टम, ठीक है। तो ये आइए आपको दिखा भी देते हैं कहां पर है। इस प्रकार से देखिए, ये घंटा प्रकार की फ्लशिंग टंकी है। ये पहले के जमाने में लगता था, अभी भी कोई सरकारी बिल्डिंग होगी तो उसमें ऐसे जंजीर लटक रही होगी और ये ऊपर रहता है और ऐसे पकड़ के जंजीर को खींचते हैं, ऐसे जंजीर खींचेंगे तो ये क्या होगा, तुरंत जो है ये फ्लश करेगा और पानी अंदर आज नीचे गिरेगा। तो ये कैसा है, घंटा प्रकार की फ्लशिंग टंकी है। इस प्रकार से इसमें जो है एक बॉल टाइप का ऐसा रहता है, इस प्रकार से, ठीक है। और ये लीवर लगा रहता है, खींचने के लिए रहता है। जैसे लीवर खींचेंगे ये क्या होगा, बॉल जो है जो थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ठीक है, बॉल नीचे जाता है। जब खींचेंगे इसको तो बॉल नीचे जाएगा और ये पानी ये खुल जाएगा और सीधे पानी अंदर नीचे जाने लगेगा। इसमें क्या है, इसमें जो है लीवर ये इसमें भी रहता है, लेकिन ये क्या है, चपटी तली प्रकार की फ्लशिंग टंकी है। तो यहां पर इसकी जो है तली क्या होती है, इसमें देखिए, इसमें घंटा टाइप की है, ये इसकी तली भी बड़ी होती है। यहाँ पर बॉल लगा होता है, यहाँ पर बॉल नहीं लगा होता है, ठीक है। और ये प्लेन टाइप की रहती है, चपटी टाइप की। तो ये भी जो है इसमें भी जंजीर लगा रहता है। अब इसकी जगह पर बटन वटन आने लगा है, तो आपको इसका चित्र बनाने में थोड़ा टिपिकल है, मत बनाइएगा, सिर्फ लिख दीजिएगा अगर आ जाएगा। मूत्राधार या पेशाब पात्र जिसको बोलते हैं, यूरिनल, ठीक है, यूरिनल चाहे कहिए, चाहे पेशाब पात्र कहिए, चाहे मूत्राधार कहिए। यूरिनल जो है अक्सर आप कहां देखते हैं, अक्सर घरों घर में यूरिनल कोई नहीं लगवाता, ज्यादातर जो है बस स्टेशन पे यूरिनल देखने को मिलता है, ठीक है। और जो भी सुलभ शौचालय हैं वहां पर तो फ्री में ये रहता है, नहीं तो हर जगह तो 5-10 रुपए लगता है यूरिनल उपयोग करने के लिए, ठीक है। तो यूरिनल जो है हर जगह लगभग लगा रहता है, आप लोग देखते होंगे। खड़े होकर मूत्र त्यागने के लिए घरों तथा सार्वजनिक स्थानों पर मूत्राधार स्थापित किए जाते हैं। अब ये घर तो लिख दिया, लेकिन ज्यादातर सार्वजनिक जगहों पर ही जो है ये स्थापित होते हैं। मूत्राधार प्रयोग तथा उपलब्ध स्थान की आवश्यकता अनुसार कई प्रकार के होते हैं, जैसे जरूरत उसी हिसाब से इनका जो है अलग अलग टाइप बना दिया गया है। इसकी सफाई के लिए इसके ऊपर स्वचालित फ्लशिंग टंकी लगाई जाती है, ठीक है। और सुलभ शौचालयों में अगर उसका कोई देखरेख नहीं करता है तो उसमें फ्लशिंग टंकी तो काम ही नहीं करती है, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम रहता है, ठीक। तो इसलिए ध्यान करके इसको पढ़ लीजिए और इसके बारे में लिख दीजिएगा। मूत्राधार के प्रकार में, यूरिनल के प्रकार में देखें तो कटोरे नुमा या बाउल टाइप का होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे जब आप लोग देखते हैं तो इस टाइप का ऐसे रहता है, ऐसे बाउल टाइप का रहता है ना, ऐसे, ठीक है, ऐसे बाउल टाइप का रहेगा और इसमें पानी ऐसे क्या होगा, ऐसे गिरता रहता है, ठीक है। और कुछ ऊंचाई पर लगा होता है फर्श से, ठीक। इसमें यहां पर क्या होता है, पानी गिरने के लिए बनाया जाता है। इसमें यहीं पर छिद्र रहता है और यहीं से पानी क्या होता है, अंदर चला जाता है, जो भी आप टॉयलेट रहते हैं वो नीचे जाता है। तो कटोरे नुमा या बाउल टाइप कटोरे नुमा या बाउल टाइप मूत्राधार होता है, ठीक है, बाउल टाइप यूरिनल। स्लैब या स्टाल टाइप मूत्राधार, स्लैब या स्टाल टाइप का होता है, एकदम फ्लैट रहेगा। बैठने वाली महिला मूत्राधार में जो है ये स्क्वैटिंग या फिर लेडी यूरिनल या फिर बाइडट भी इसको बोलते हैं, बाइडट बोलिए, चाहे लेडी यूरिनल बोलिए, चाहे फिर स्क्वैटिंग बोलिए। तो ये जेंट्स के लिए नहीं होता, जेंट्स के लिए सिर्फ ये 2 टाइप के हैं, लेडीज के लिए भी यूरिनल आते हैं, ठीक है। अभी आपको इसके बारे में भी एक बार यहां पर दिखा देंगे, ठीक है। चलिए, कटोरे नुमा या बाउल जिसको बोलते हैं मूत्राधार, ये देखिए, ये दिख रहा है ना, सुलभ शौचालय में लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है लाइन से, इस तरह से ये कटोरा नुमा रहता है, ठीक है। ऊपर फ्लशिंग टंकी रहती है, इस प्रकार से यहां पर खड़े होके जो है मूत्र त्याग करने के लिए यहां पर बना रहता है, ठीक है। तो मूत्राधार फर्श से कुछ ऊंचाई पर लगाई जाती है, फर्श से कुछ ऊंचाई पर रहता है, बहुत ज्यादा ऊंचाई नहीं रखते हैं, नॉर्मल फिर भी जो है ये 40-50 सेंटीमीटर ऊंचाई पर रहता है, ठीक है। इसके पार्श्व में 2 छिद्रक कान हार्न लगे रहते हैं, जिनमें पेच कसकर इसको दीवार से फिट कर दिया जाता है। तो इसको दीवार से क्या करते हैं, एकदम फिट करके लगा देते हैं, ठीक है। आई बात समझ में।
आवाज जा रही है नहीं जा रही है बता दीजिए जरा सा आप लोग, हम भी समझ जाए। एक लोग कह दिए तो डाउट में डाल दिए हैं ना, इसलिए ठीक है। फिट कर दिया जाता है। मूत्राधार की तली में निकास व ट्रैप लगाया जाता है। तो इसकी तली में क्या होता है, निकास पाइप होती है और ट्रैप लगा होता है। दीवार में जड़ी स्थिति के अनुसार अगर देखें तो ये फ्लैट बैक यूरिनल और एंगल बैक या कॉर्नर यूरिनल। तो जैसे अगर फ्लैट दीवार में लगाना है तो फ्लैट टाइप लगाएंगे, कहीं पर कॉर्नर में लगाना है तो कोणीय टाइप का लगाएंगे। अच्छा, इनकी साइज भी अलग अलग उपलब्ध होती है। चपटी वाले का 450 गुणे 250 गुणे 350 में रहेगा और कोणी वाला जो 350 गुणे 425 गुणे 275। अगर माप नहीं याद हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, परेशानी मत झेलिए, ठीक है। इस मूत्राधार को फर्श से 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर अप टू लिप पर लगाना चाहिए। तो इसकी ऊंचाई जो होती है ना, मैं तो 50 बताया था, 50 भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 60 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर ये लगाए जाते हैं, ठीक है, जहां फर्श होता है उससे, ठीक है। और फ्लशिंग सिस्टम की तली की फर्श से ऊंचाई 2 मीटर रखी जाती है। तो ये ऊंचाई जो लगाई जाएगी ये 75 से 60 से 75 सेंटीमीटर, 60 से 75 सेंटीमीटर रखी जाएगी। और ये जो है ना 2 मीटर रखा जाएगा, ठीक है, ये 2 मीटर रखा जाएगा। इस प्रकार से इसकी ऊंचाई। स्लैब व स्टाइल मूत्राधार देखिए जरा। स्लैब वाला, पहला वाला आपने देख लिया कटोरे नुमा। अब स्लैब वाला देखिए। देखिए स्लैब वाला क्या होता है, बस कुछ नहीं रहता, यहां पर ना दीवार ऐसे सिंपल रहती है और इसे पर्दा लगा देते हैं। देखिए होंगे ये ज्यादातर पब्लिक प्लेस पे ऐसे लगा रहता है, जो है अपना रेलवे स्टेशन पे, बस स्टेशन पे ऐसे देखने को मिलता है। यहां पर एक स्लैब बना रहता है, उसी पे खड़े होकर लोग यहां पर त्याग देते हैं, ठीक है। तो स्लैब का स्टाइल मूत्राधार। इस प्रकार की यूरिनल अधिकतर भीड़ वाले सार्वजनिक स्थानों जैसे कि रेलवे स्टेशन, सिनेमा गृहों, स्कूलों, फैक्ट्रियों आदि में लगाया जाता है। एक ब्लॉक में कई यूरिनल होते हैं, एक ही ब्लॉक में कई यूरिनल यहां पर रहते हैं, जिनके मध्य कम ऊंचाई की पर्दा दीवारें लगाई जाती हैं, ठीक है। तो ये पर्दा दीवारें जो है यहां पर आपके लगाई जाएंगी। ध्यान से फटाफट समझते चलिए, बस अपने मन से लिख के आना है और एकदम ऐसे भर देना है कॉपी। बात समझ रहे हैं। ये पब्लिक सर्विस प्लम्बिंग जो है सर्विसेज का पेपर है, ठीक है। पूरा थ्योरी लिखना है इसमें। ब्लॉक में प्रत्येक यूरिनल के लिए मीटर ऊंचा तथा 45 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर चौड़ा स्थान रखा जाता है। तो देखिए 60 सेंटीमीटर जो है एक एक पर्दे में क्या होता है, यहां पर देखिए पर्दों के बीच में 60 सेंटीमीटर का गैप रहता है और जो पर्दे की जो ये ऊंचाई होती है ये 75 सेंटीमीटर, 60 से 75 या 45 से 75 सेंटीमीटर कहिए, ठीक है। तो ये मीटर ऊंचा इसमें पर्दा लगा रहता है, ठीक। देखिए 75 सेंटीमीटर ऊंचा लगाया गया है। फ्लशिंग के लिए स्टाइल के ऊपर फ्लशिंग टंकी स्थापित की जाती है और ये फ्लशिंग टंकी है, एक ही टंकी होती है और वो सभी में क्या होता है, पानी उससे जाता रहता है, ठीक है। 5 से 10 लीटर उसमें पानी आता है, ठीक है। बैठने वाली या फिर महिला यूरिनल, ये वाला जल्दी नहीं कहीं आप देखे होंगे, क्योंकि आप महिला वाले में थोड़ी ना सोच में जाते हुए, ठीक है। आप जाते हैं क्या, नहीं जाते ना, तो इसलिए आप नहीं देखते जल्दी, ठीक है। तो फ्लशिंग पाइप वाले में क्या होता है, जरा ध्यान समझिए इसको। यह उकड़ू बैठकर मूत्र त्याग करने के लिए बनाई जाती है। उकड़ू मुकड़ू बैठते हैं ना आप, शौच करने के लिए तो उकड़ू ही तो बैठते हैं, बस वैसे ही ये भी त्याग करने के लिए है। ये सामान्य फर्श तल से कुछ नीचे रखी जाती है, ठीक है। यह जल पाइप द्वारा इसको फ्लश करने की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। यह यूरिनल विशेषतः महिला प्रसाधनों में स्थापित की जाती है। धावन के लिए इसमें गर्म जल का पाइप भी लगाया जाता है। तो एक अलग से पाइप होता है, उसमें हल्का गर्म जल रहता है, ठीक है, धुलने उलने के लिए। बाकी जो है ये क्या होता है, जरा देखिए इसकी, ये जो है 30 से 40 सेंटीमीटर इसकी ऐसे थोड़ा ऊंचाई होती है और इसमें गहराई टाइप का रहता है, ठीक है। तो 20 से 30 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है, 45-60 मीटर ये पूरी ऐसे चौड़ाई रहती है और फ्लशिंग पाइप इधर से यहीं पर आके इसमें लगा रहेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या थोड़ा सा ऊंचाई ज्यादा नहीं होता, बहुत ऊंचाई, ये गहराई थोड़ा सा यहां पर रहता है फिर भी, ठीक है। और उकड़ू बैठकर ये टॉयलेट करने के लिए रहता है। चलिए, तो ये था आपका महिला यूरिनल, ठीक है। तो महिला यूरिनल भी होता है, अगर आप एग्जाम में आएगा तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं यहां पर पॉप अप वेस्ट। ये नया आप लोग क्या सोच रहे होंगे कि सर ये पॉप अप वेस्ट क्या है। देखिए ये आपके सिलेबस में है, इसीलिए हम लेकर आए हैं, ठीक है।
पॉप अप बेस्ट क्या होता है इसके बारे में थोड़ा समझिए, या पॉप वैल्यू, पॉप वाल्व, वैल्यू नहीं वाल्व, पॉप वाल्व भी या फिर पॉप वेस्ट क्या है? यह एक पाइप जुगाल है, ठीक है, जो सिंक या वॉश बेसिन या बिडेट में लगाई जाती है और इन पात्रों में जमा गंदे जल अंग सफाई के बाद की निकासी के लिए यह वाल्व एक लीवर द्वारा खोला या बंद किया जा सकता है, ठीक है। जैसे क्या होता है कि अंग सफाई में क्या होता है, जरा सोचिएगा, इसमें ये ऐसा क्यों लगाया जाता है, ये वेस्ट पाइप, जरा देखिए, ये प्लग ऐसे लगा रहता है, ये वेस्ट पाइप है, यहां पर लगा रहेगा, ठीक है, पानी वेस्टेज निकलता है, और ये लीवर टाइप का यहां पर रहता है, इस प्रकार से ये बेसिन है आपका, ये लीवर टाइप का है, ये लीवर को ही क्या करते हैं हम लोग उठाते बैठाते हैं, ठीक है। तो लीवर द्वारा क्या होता है, ये खोला जाता है। कभी कभी क्या होता है ना, आप दाढ़ी बनाते हैं ना, कुछ लोग सेव करते हैं, जब सेव करेंगे ना तो बेसिन में धुलते हैं ऐसे, और बेसिन में वो बाल वगैरह जाके फंस जाता है, तो इसके लिए क्या होता है, लीवर सिस्टम लगा होता है यहां पर, उसको दबा देते हैं तो ये थोड़ा सा क्या होता है, ओपन हो जाता है, और बाल जो है वो क्या होता है, वो सीधे चला जाता है नीचे, ठीक है। इसीलिए बना रहता है पेप अप, पॉप अप है, पॉप वाल्व जिसको बोलते हैं। तो ये जो है सिंक वॉश बेसिन, और कहेंगे सिंक में क्या जरूरत पड़ी सर, वहां पे कोई सब्जी उब्जी धुल रहा है, कुछ काट रहा है, तो वो भी क्या होता है, इस तरह से उसमें फंस जाता है ना, तो उसको निकालने के लिए बना रहता है लीवर सिस्टम द्वारा। तो ये पॉप अप बेस्ट होता है। मिश्रण वाल्व या फिर दोहरी टोटी, मिक्सिंग वाल्व या फिर डबल टैप, मिक्सिंग टैप भी इसको बोलते हैं, इसको मिक्सिंग टैप भी बोला जाता है या मिक्सिंग वाल्व बोला जाता है, डबल वाल्व या फिर डबल टैप भी इसको बोला जाता है। ये वाला नहीं है, ये दूसरा है भैया, ये दूसरा है, ये दूसरा है, ये वाला नहीं है, ठीक है, वो वाला है, वो दूसरा है, ठीक। मिक्सिंग वाल्व किसी जल पात्र या वॉश बेसिन आदि पर गर्म जल और ठंडा पानी दोनों जलों की व्यवस्था होती है, तब इनके लिए अलग अलग टोटी न लगाकर दोनों जलों को एक ही निकास टोटी वाल्व से जोड़ दिया जाता है। पानी का ताप अनुकूल बनाने के लिए उचित टोटी का हस्तन किया जाता है। दोनों टोटी गर्म टोटी को एक साझे स्तंभ स्पाइगॉट से जोड़ दिया जाता है, और जलों की पहचान के लिए गर्म टोटी सदा बाएं तरफ लेफ्ट साइड रखी जाती है, और इस पर लाल चिन्ह डाल दिया जाता है, चिपका दिया जाता है। ये हमारे यहाँ भी इसको ये वाला जो है ना मिक्सिंग वाल्व जो है हमारे यहाँ बाथरूम में लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर। तो इसमें देखिए ऐसे कुछ रहता है, ये जैसे इसमें क्या होता है ना, तीन तीन सिस्टम हो जाता है, सावर भी आ जाता है, ऐसे दो टोटियां ऐसे इसमें निकला रहता है, ठीक है, दो टोटियां निकला रहेगा ऐसे एक ही में, और इसमें ऐसी व्यवस्था होती है अंदर से कि यहां पर एक ही वाल्व खोलोगे, ठीक है, या दोनों में अलग अलग खोलने के लिए रहता है, ऐसे पाइप एक ही अलग अलग आती, ठीक है, एक ही में सब एडजस्टमेंट रहेगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर एक में गर्म पानी आएगा, एक में ठंडा पानी आएगा, किसी किसी में ना एक ही टोटी रहती है यहाँ पर, और वो खोलेंगे तो उसी में मिक्स आने लगता है, जैसे टोटी एक ही लगी रहेगी ऐसे, और पाइप यहाँ पर दोनों आके इसी में अटैच होगा, और खोलने के लिए दो बना रहता है, तो ऐसे खोलेंगे तो गर्म ठंडा पानी मिक्स हो गया आएगा, ठीक है। तो उसी को बोलते हैं मिश्रण वाल्व या फिर दोहरी टोटी, डबल टैप। दोहरी टोटी का मतलब यही है कि एक ही में दो दो उसमें अरेंजमेंट रहता है। देखे होंगे आप लोग, ये कैसे भाई, ये गलत बात है, आप लोग गलत बात कर रहे हैं। देखिए अब लाइव ज्यादा है और लाइक कम है, तो ये नहीं अच्छा लगता, आप लाइक ठोकिए, ज्यादा होना चाहिए ना, लाइव से लाइक ज्यादा हो जाना चाहिए। कितने लोग नहीं किए, गलत बात है भाई, ठीक है, हम आपके लिए अलग से मेहनत कर रहे हैं, समझ लीजिए, ये अलग से मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, ठीक है, मेरे लिए एक्स्ट्रा है, इतना समझ लीजिए। बिडसेट सावर या फिर हेल्थ फ्यूसेट, बिडसेट सावर क्या होता है, या फिर इसको फ्यूसेट भी बोलते हैं, ठीक है। ये सावर क्या होता है, हस्तचलित नोजल होता है, ऐसे पाइप सा रहता है, ऐसे पकड़ लेंगे, ऐसे लीवर लगा होता है, लीवर को दबाएंगे तो उसमें से फुहारा निकलता है, तो उसके थ्रू ऐसे से करके नहाते हैं, ऐसे से करके, है ना, ऐसे से करके नहाएंगे लीवर के थ्रू, ऐसे से करके, ठीक है, ऐसे हाथ में पकड़ लेंगे, ऐसे ऐसे हाथ पकड़ लेंगे और ऐसे से करके नहाएंगे दबा के, जब दबाएंगे तो फुहारा टाइप में पानी निकलता है, पाइप से कनेक्ट रहता है। तो ये वाला जो है सावर कुछ लोग लगवा लेते हैं, ठीक है, तो जिससे पानी की तेज बौछारें निकलती हैं। यह जल शौचागार में जननी अंगों की धुलाई सफाई के लिए विशेष तौर पर स्त्री टॉयलेट में ये लगाया जाता है, जो लेडीज टॉयलेट होता है वहां पर ये ज्यादातर देखा गया है लगाया जाता है।
जेंट्स टॉयलेट में उतना ये नहीं देखने को मिलता, ठीक है। और शावर की तली पर मिश्रण टैप लगाने पर इसमें गर्म जल ठंडा पानी दोनों तरीके के पानी इसमें निकलता है। मिश्रण अगर इसमें क्या लगा दिए, मिश्रण वाल्व लगा दिए तो दोनों तरह के इसमें पानी निकलेगा, गर्म ठंडा जैसा चाहेंगे। आवश्यक टेम्परेचर पर भी इसमें सेट कर लेंगे तो उसके हिसाब से भी इसमें पानी निकलेगा, ठीक है। तो ये जो है ज्यादातर जल शौचागार में ही देखने को मिलता है और स्त्री वाले यानी कि लेडीज टॉयलेट में ही ये ज्यादातर लगा भी रहता है। अब होटलों में बाथरूम में भी ये लगा देखने को मिलता है, होटल में अक्सर ये देखने को मिलता है, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर है। पीडीएफ बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पे ये वाली तो अभी नहीं अपलोड है, अभी क्लास के बाद अपलोड हो जाएगी और सभी अपलोड हो गई है। चलिए, तो ये चैप्टर आपका जो है, चैप्टर यहां पर आपका क्या हुआ, 5 चैप्टर समाप्त हो गया, यानी ये 5वां चैप्टर अभी समाप्त हो रहा है। तो चैप्टर नंबर 5 समाप्त हो चुका, ठीक है, क्लियर। तो यहीं तक, यानी कि ये क्या थे, ये जितने सभी आपके सैनिटरी अप्लायंसेस थे वो मैंने कवर कर दिए, ठीक है। सभी सैनिटरी अप्लायंसेस जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं अकॉर्डिंग टू बीटी यूपी सिलेबस, इससे बाहर तो हम नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सिलेबस जब आप पढ़ लिए तो फिर क्या दिक्कत है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर नंबर 6। और चैप्टर नंबर 6 का नाम क्या है भाई, चैप्टर नंबर 6 का नाम है पीडीएफ बीके एजुकेशन एप्लीकेशन पे। भाई सबसे ज्यादा चैप्टर जो है जितना मैं पढ़ाया हूं उसी से ज्यादा आएगा। अरे सबसे क्वेश्चन वैसे पूछता है हीटिंग सिस्टम, चैप्टर नंबर 6 हीटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो हीटिंग सिस्टम में अब हम लोग यहां पर देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में हीट ट्रांसफर, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जितने यहां पर देखिए मैं इसको आपको कंटेंट दे रहा हूं, सभी सब अच्छे से पढ़ के जाइए और पेपर धुआं करके आएंगे, एकदम मजाक नहीं कर रहे हैं। हीट ट्रांसफर क्या है ये भी आप लोग एक बार पढ़ चुके हो अगर देखें तो। ताप ऊर्जा का प्रचलन निम्न प्रकार से होता है, ठीक है। हीट ट्रांसफर 3 प्रकार के यहां पर है, चालन, संवहन, विकिरण, कंडक्शन, कन्वेशन और रेडिएशन, ठीक है। तो जब ताप ऊर्जा एक द्रव्यमान यानी मास से अन्य द्रव्यमान यानी अन्य मास में सीधे डायरेक्ट से अंतरित होता है तो इसे हम लोग चालन कहते हैं, ठीक है। अन्य मास में यानी अदर किसी मास में क्या होता है, सीधे डायरेक्ट टच होता है तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायरेक्ट टच से यानी सीधे संपर्क से, अंतरित मतलब ट्रांसफर अगर होता है तो उसे हम लोग कंडक्शन कहते हैं यानी कि चालन कहते हैं। जब ताप ऊर्जा मतलब हीट, अगर कोई गर्मी एक मास से किसी दूसरे मास में सीधे संपर्क से अंतरित होती है या फिर ट्रांसफर होती है तो उसे चालन कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग यहां पर देखें, कि जैसे मान लीजिए कि आप इसमें क्या कर रहे हैं, द्रव्यमान की बात हो रही है ना, तो कोई मटेरियल आप ले लीजिए, उसको गर्म कर दीजिए। समोसा ले लीजिए, आप समोसा लीजिए और समोसा गर्म है, उसके बगल में ब्रेड पकौड़ा रख दीजिए तो ब्रेड पकौड़ा भी गर्म हो जाएगा उसके डायरेक्ट संपर्क से। बात समझ रहे हैं ना, ऐसे ही समझिए। अगर एग्जाम में आपको एग्जाम्पल लिखना है ना तो कुछ और मटेरियल लिख दीजिए, सॉइल लिख दीजिए, जो है किसी आयरन पिंड लिख दीजिए, इस तरह का चीज लिख दीजिए, और अगर वो गर्म है ठीक उसके पास में कोई वस्तु आप रखेंगे वो भी गर्म हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये होता है कंडक्शन यानी कि चालन होता है, कि जब ताप ऊर्जा क्या होता है, एक मास से किसी अदर मास में सीधे यानी कि डायरेक्ट टच से अगर ट्रांसफर होता है या अंतरित होता है तो उसको हम लोग चालन कहते हैं। क्या कहते हैं, चालन कहते हैं, ठीक है। डायरेक्ट संपर्क से ट्रांसफर हो गया ना ताप ऊर्जा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, चालन कहेंगे यानी कि कंडक्शन कहेंगे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा कन्वेक्शन यानी कि संवहन। संवहन क्या होता है इसको जरा समझिए। तरल पदार्थों व गैसों को ठंडी से गर्म अथवा गर्मी से ठंडी जगहों की तरफ प्रसारण संवहन कहलाता है, ठीक है। अगर क्या करिए, कोई तरल पदार्थ ले लीजिए,
चाहे गैस ले लीजिए, ठंडी से गर्म की तरफ ले जाइए या गर्म से ठंडी की जगह पर क्या करिए ले जाइए, तो वो क्या कहलाएगा, संवहन कहलाएगा। जैसे जैसे तरल पदार्थ में फ्रिज से पानी निकालिए, फ्रिज से जब पानी आप निकालते हैं तो वो ठंडी अवस्था में है और आप उसको क्या करिए, धूप में लेके चले जाइए, और जब धूप में आप लेके जाते हैं तो क्या कहलाएगा, वो संवहन कहलाएगा यानी कन्वेक्शन। और गर्म पानी को अचानक फ्रिज में रख दीजिए तो वो क्या कहलाएगा, वो भी संवहन कहलाएगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर है? ठीक, पढ़ाई करो आशीष पाल, नहीं तो हम तुम्हारा समझ लो कि हालत खराब कर देंगे। पढ़ाई पे ध्यान दो बच्चे, ठीक है, ये सब चीजें ना, चलिए गलत बात है। अब आगे हम लोग देखेंगे कि तरल पदार्थों व गैसों को ठंडी से और गर्म, ठंडी से गर्म या फिर गर्म से ठंडी जगहों की तरफ प्रसारण जो है संवहन कहलाता है। अगर आप रख देते हैं ले जाके, नेक्स्ट ये क्या हो गया, हमारा संवहन हो गया। और विकिरण यानी रेडिएशन, अगर हम लोग देखें आखिर रेडिएशन क्या है, देखिए प्राणी को पवन का महसूस होना संवहन के कारण होता है। किसके कारण होता है, संवहन के कारण होता है। तो जो प्राणी है, अगर हवा हमें महसूस होती है तो किसकी वजह से होती है, वो कन्वेक्शन के वजह से होती है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, हमारी शरीर गर्म होती है और जैसे ठंडा ठंडा हवा लगता है हमें महसूस होने लगता है वाह हवा चल रहा है ना। और कभी कभी हवा चलता भी रहता है तो हमें महसूस नहीं होता, क्योंकि हमारे बॉडी का टेम्परेचर और जो हवा चलता है उसका समान हो जाता है, इसलिए हमें पता नहीं चलता। ठीक है, तो ये क्या है, जो भी अगर किसी भी प्राणी को पवन का महसूस होना यानी हवा का महसूस होना संवहन के कारण होता है। क्लियर, कन्वेक्शन के कारण होता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात देखेंगे। ठीक है, बगैर माध्यम के ताप ऊर्जा का अंतरण विकिरण कहलाता है। अगर कोई माध्यम नहीं है, ध्यान समझिएगा, रेडिएशन क्या है, जैसे मान लीजिए कोई यहां पर क्या हुआ, ताप ऊर्जा का जो ट्रांसफर है, कोई बिना किसी माध्यम के अगर ताप ऊर्जा ट्रांसफर हो जा रही है, जैसे हम ये क्या करें, ये पानी है, ये पानी है, ये अभी गर्म है, ठीक है, रखे रखे काफी देर से गर्म हो गया है मान लीजिए, और इसी पानी को ऐसे कोई बोतल है उसमें ठंडा हो, उसको लाके रख दिए, अब एक दूसरे का संपर्क में नहीं आए लेकिन फिर भी वो क्या हो गए, वो गर्म हो गया, तो इसका मतलब ये रेडिएशन हो रहा है ना। आप समोसा लाइए और समोसा रखिए, क्या हो रहा है जरा देखिए यहां पर, वो अतः ये तो ठंडा हो जाए, गर्म है, छोड़िए कोई और चीज ले लीजिए, कोई और चीज ले लीजिए जो कि वो धूप में रखी है ऐसे गर्म हो जाएगा, वो भी बिना संपर्क में आए वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। यानी ताप ऊर्जा क्या हो रही है, ट्रांसफर हो जा रही है। ठीक है, जैसे तरबूज, बहुत बढ़िया एग्जांपल, तरबूज आप लीजिए और आप तरबूज क्या कर रहे हैं, एक जगह पर रखे हैं, ठीक है, गर्म है एकदम, अब कोई और तरबूज सेम लीजिए और उसको रख दीजिए, वो भी गर्म हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगे लेकिन फिर भी गर्म हो जाएंगे। उसका मतलब समझ रहे हैं कि यहां पर विकिरण यानी रेडिएशन है। ठीक है, इसी की वजह से ये गर्म हो जा रहा है। ठीक है, मैनहोल का क्वेश्चन आया है बच्चे, मैनहोल का क्वेश्चन आया है, अभी हम बता देंगे कौन कौन से क्वेश्चन और पूछे गए हैं, उसको आप पढ़ लीजिएगा एक बार, हम लिखवा देंगे अभी। ठीक है, हम लिखवा देंगे, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। अभी इस पढ़ाने दीजिए, लास्ट में चैप्टर नंबर 3 और 4 से क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हम सब लिखवा देंगे। आई बात समझ में, परेशान मत होइए। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे, नेक्स्ट हम लोग यहां पर देखेंगे कि आगे यहां पर देखिए, तो ये क्या हो गया आपका, विकिरण होता है। जैसे सूर्य का ताप विकिरण के कारण पृथ्वी तक पहुंचता है और काली सतहें अन्य सतहों की तुलना में जो है क्या होती हैं, अधिक विकिरणों अवशोषित करती हैं, अथवा मानव ग्रीष्म काल में सफेद वस्त्र अधिक धारण करता है। तो यहां पर सभी लोग गर्म हो जाएंगे एकदम, ठीक है, क्योंकि वो विकिरण की वजह से हो रहा है। तो समझ में आ गया। तो हीट ट्रांसफर के क्या है, 3 प्रचलन है यहां पर, 3, एक है चालन, कंडक्शन, संवहन, कन्वेक्शन, विकिरण। चालन का मतलब क्या है कि कोई भी ताप ऊर्जा एक मास से दूसरे मास में यानी अन्य मास में क्या हो रहा है, डायरेक्ट यहां पर संपर्क के कारण, सीधे संपर्क के कारण वो ऊर्जा ट्रांसफर हो जा रही है, तो उसको कहेंगे हम लोग चालन यानी कंडक्शन। संवहन में क्या होता है कि इसमें कोई भी तरल पदार्थ है या कोई भी गैस है, अगर उसको हम लोग ठंडे से गर्म में और गर्म से
ठंडे में क्या करें, जगहों तक प्रसारण करते हैं, उसको कन्वेक्शन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति को जो हवा महसूस होती है वो संवहन की वजह से होती है। विकिरण क्या होता है, रेडिएशन। विकिरण यह है कि जो है अगर बगैर किसी माध्यम के ताप ऊर्जा अगर किसी एक जो है द्रव्यमान से किसी दूसरे में क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो जा रहा है, उसको हम लोग विकिरण कह रहे हैं। या फिर किसी भी माध्यम के बगैर अगर वो ट्रांसफर हो जा रहा है ताप ऊर्जा किसी दूसरे में, तो वो विकिरण कहलाता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा कि नहीं, बताइए, आई बात समझ में? चलिए नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं केंद्रीय ताप, सेंट्रल हीटिंग। केंद्रीय ताप, सेंट्रल हीटिंग। ठीक है, घरेलू जब जल आपूर्ति में अनेक कार्यों में ठंडे तथा गर्म जल की मांग रहती है। ठीक है, जबकि जल विभाग द्वारा ठंडे प्राकृतिक जल ही की पूर्ति की जाती है। जब भी जल निगम पानी भेजेगा ना, वो हमेशा नॉर्मल पानी भेजता है, ना बहुत ठंडा फ्रिज वाला भेजेगा ना ही गर्म भेजेगा, नॉर्मल हमेशा नेचुरल वाटर रहेगा। अतः घरेलू प्रयोग के लिए पानी को गर्म करने की व्यवस्था अलग से निजी स्तर पर करनी पड़ती है, तो हमें खुद करना पड़ेगा। आवासीय कक्षों को शरद ऋतु में भी गर्म रखना होता है। एकल कक्ष यानी कि स्नान कक्ष, रसोई घर में गर्म पानी के लिए गीजर लगाया जा सकता है। ठीक है, तो जब पूरे घर में भवन को गर्म रखना होता है तब सेंट्रल हीटिंग व्यवस्था की जाती है। सेंट्रल हीटिंग अगर आ गया तो सेंट्रल हीटिंग में आपको यही लिखना है कि जब पूरे घर में सभी जगहों पर अगर गर्म पानी की हमें आवश्यकता है तो हम सेंट्रल हीटिंग की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, पूरे घर में यानी बाथरूम में, किचन में, ठीक है, और उसके बाद अन्य कहीं जगहों पर, कमरे में, अलग अलग बाथरूमों में, हर जगह आपको गर्म पानी चाहिए तो हम सेंट्रल हीटिंग सिस्टम वहां पर अपनाएंगे। ठीक है, घरेलू तापन प्रणाली के मुख्य घटक निम्न होते हैं। तापक यानी कि बॉयलर, प्रोग्रामर, कक्ष ताप स्थायी यानी रूम, थर्मोस्टर, थर्मोस्टेट होना चाहिए, थर्मोस्टल, हाँ रूम थर्मोस्टल होता है। ठीक है, ताप सिलेंडर, तापमापी, हॉट वाटर सिलेंडर, थर्मोस्टर होता है। रेडिएटर होता है, गर्म जल सिलेंडर होता है, हॉट वाटर होता है। ठीक है, हॉट वाटर सिलेंडर होता है। अपवर्तक वाल्व, डाइवर्टर वाल्व होता है, पंप होता है। तो ये सब क्या है, घरेलू तापन प्रणाली के मेन घटक हैं। तो इससे क्या करते हैं हम लोग, रूम वगैरह गर्म कर सकते हैं। हीटर है, जितना सब है सब लिख डालिए आप लोग। बॉयलर है, पानी गर्म करते हैं उससे, ये गीजर सब लिख डालिए। चलिए, तापक जल टंकी के पानी को तथा कमरों को गर्म रखता है। जो तापक है ना, जो हीटर, वो जल टंकी के पानी को गर्म रखेगा, कमरों को गर्म रखेगा। प्रोग्रामर तथा ताप स्थापित बॉयलर को ताप की आवश्यकता होने अथवा न होने पर ऑफ या ऑन करते हैं। अपवर्तक वाल्व ताप स्थापी का ताप मांग पर नियंत्रण रखता है। रेडिएटर बॉयलर से गर्म पानी का प्रवाह नियंत्रित करता है। जो रेडिएटर है ये क्या करेगा, बॉयलर से जो गर्म पानी का प्रवाह है उसको कंट्रोल करेगा, यानी पानी जब गर्म हो जाएगा तभी प्रवाहित करेगा। ठीक है, अदरवाइज नहीं प्रवाहित करेगा वो। बॉयलर प्राकृतिक गैस, मीथेन, तरल पेट्रोलियम गैस, प्रोपेन, ब्यूटेन, खनिज तेल के ऑयल, कोयला, लकड़ी को जलाकर गर्म किया जाता है। ठीक है, तो ये तो ओल्ड टेक्नोलॉजी है भैया, ये ओल्ड टेक्नोलॉजी, इसको मत करिए, आप लिखिए। ठीक है, ये जो है लाइट द्वारा आजकल सब हो रहा है, बॉयलर लगा होता है, तो ये ना लिखिए, ये ओल्ड चीजें बता रहा है इसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं गीजर या फिर जल तापक। गीजर या वाटर हीटर, गीजर को वाटर हीटर भी बोलते हैं। तो ये मैकेनिकली आजकल आधुनिक आ गया है मार्केट में खूब गीजर। ठीक है, आधुनिक स्नान गृहों व रसोई में गर्म पानी की व्यवस्था के लिए अब गीजर लगाया जाता है। ये तापक सामान्यतः 15 लीटर से 50 लीटर धारिता के, यानी 50 लीटर उसकी कैपेसिटी होती है, और 65 डिग्री तक तापमान पर पानी, गर्म पानी उपलब्ध करते हैं ये। ठीक है, गीजर मुख्यतः दोहरे बेलनाकार टैंक का बना होता है, उष्मारोधी पात्र होता है। इसका बाहरी टैंक केसिंग मृदु इस्पाती चादर का तथा भीतरी टैंक पीतल की चादर का बना होता है। ठीक है, तो भीतर वाला जो है वो पीतल की चादर होगा, बाहर वाला वो जो है माइल्ड स्टील का बना होता है। पीतल की चादर का ये बना रहेगा अंदर वाला। केसिंग और भीतरी टैंक की रिक्त में कांच की ग्लास ऊल भरी होती है। तो यहां पर ये वाला पार्ट क्या होता है, पूरा इसमें ग्लास ऊल भरा होता है, ग्लास ऊल। ठीक है, कांच की रुई,
कांच की रुई भरने से क्या होता है कि जो अंदर का पानी गर्म है वो गर्म ही रहेगा, बाहर के टेम्परेचर की वजह से ये ठंडा नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इस तरह से, क्योंकि बाहर वाला जो पार्ट है क्या है, बाहर वाला जो है वो माइल्ड स्टील का बना होता है सिलेंडर, अंदर वाला जो है वो पीतल का बनता है, पीतल की चादर का बनता है, और उन दोनों के बीच में ग्लास ऊल भर दिया जाता है। ठीक है, भीतरी टैंक के मध्य में तापक हीटिंग एलिमेंट लगाया जाता है, जिस पर पानी का वांछित तापमान सेट करने के लिए थर्मोस्टेट फिट होती है। इसी टैंक में जो है जल प्रवेश इनलेट व जल जो है क्या करता है, प्रवेश करता है। तो इस प्रकार से यहां पर जो है हीटिंग के लिए क्वायर, इसमें क्या होता है आपका हीटिंग एलिमेंट होता है। जैसे पानी इसमें एंट्री करेगा, ये क्या होगा, ऐसे एंट्री करेगा और यहां पानी भरेगा तो ये गर्म करेगा। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये जो है आपका आजकल मार्केट में खूब ऑटोमेटिक मिल रहा है। ठीक है, बहुत ज्यादा, तो वहां पर ये जो है देखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं भवनों में गर्म जल आपूर्ति, हॉट वाटर सप्लाई इन बिल्डिंग। भवनों में, घरेलू भवनों में। ठीक है, चलिए कोई नहीं परेशान करेगा, परेशान मत होइए। ठीक है, वो हमारी नजर रहती है सब पे, परेशान मत होइए आप बस हम देख लेते हैं, आप परेशान मत होया करिए। भवनों, मेरा अनुभव हो गया है ना ये सब देखते देखते, ठीक है, बहुत सालों का। चलिए, भवनों में गर्म जल आपूर्ति, हॉट वाटर सप्लाई इन बिल्डिंग, हॉट वाटर सप्लाई इन बिल्डिंग। ठीक है, हॉट वाटर सप्लाई इन बिल्डिंग, बिल्डिंग में या ऐसे भी आता है घरेलू भवनों में लिखता है, डोमेस्टिक वाटर भी लिखता है कभी कभी। अभी ये जो क्वेश्चन 2022 में पूछा था ना, यही वाला क्वेश्चन था, घरेलू भवनों में गर्म जल आपूर्ति पूछ लिया था। ठीक है, तो यहां पर जो है घरेलू भवनों के लिए हो जाएगा रेजिडेंशियल बिल्डिंग या डोमेस्टिक बिल्डिंग हो जाएगा, डोमेस्टिक बिल्डिंग। ठीक है, तो वही बात हुई, हेडिंग बस चेंज रहता है। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखे रहिएगा। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर जरा देखिए, शरद ऋतु में यानी कि ठंडी के मौसम में, अपने से आप लिखा करिए, ठंडी के मौसम में अथवा ठंडे स्थानों पर हाथ मुंह धोने, स्नान करने तथा बर्तन धोने के लिए भवनों में गर्म पानी की सप्लाई की व्यवस्था की जाती है। ठीक है, चिकित्सालयों तथा कुछ उद्योगों में भी गर्म पानी के नल डाले जाते हैं और उनकी कनेक्शन वॉश बेसिन, स्नान कक्ष, किचन आदि में भी दिए जाते हैं। तो ये जो डोमेस्टिक जो है वाटर, डोमेस्टिक बिल्डिंग में जो गर्म जल आपूर्ति की व्यवस्था है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो यहां पर बस आपको यह बताना है कि एक एक्स्ट्रा पाइपें डाली जाती हैं गर्म जल के लिए अलग अलग जगहों पर। ठीक है, और गर्म पानी का तापमान 65 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे अधिक गर्म पानी से त्वचा के झुलस जाने का भय रहता है। अत्यधिक गर्म पानी से भाप बनने लगती है और पोर्सिलीन की स्वच्छता, फिटिंग की फिनिशिंग नष्ट होने लगती है। सामान्यतः गर्म पानी की टंकी में पानी का तापमान 60 डिग्री सेंटीग्रेड, सिंक में 60 डिग्री सेंटीग्रेड और स्नान हॉट बाथ के लिए 37 से 43 सेंटीग्रेड उत्तम रहता है। यानी कि पानी की टंकी जो होती है ना, आप रखते प्लास्टिक वाली, उसमें 60 डिग्री से अधिक पानी गर्म नहीं रखना चाहिए, और सिंक में जो पानी गिरता है अगर, तो वो 60 डिग्री से अधिक नहीं आना चाहिए। हॉट बाथ में भी आपका 37 से 43 डिग्री के बीच आना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर इससे ज्यादा आ रहा है तो समझिए क्या है, वो नुकसान करेगा। ठीक है, जब स्नान टब का प्रावधान हो तब प्रति व्यक्ति 40 लीटर गर्म पानी पर्याप्त रहता है। यानी स्नान टब में या बाथ टब में 40 लीटर कोई भी पानी डाल के नहा सकता है। स्नान टब के बगैर स्नान कक्ष के लिए 25 लीटर प्रति व्यक्ति पानी, गर्म पानी लिया जा सकता है। अगर आप बाथ टब में नहीं नहा रहे हैं, आप बाल्टी से पानी भर के नहा रहे हैं, तो 25 लीटर में आप नहा लेंगे। ठीक है, हाँ ठीक है, आगे यहां पर देखेंगे नेक्स्ट, यहां पर स्नान कक्ष के लिए 25 लीटर, अच्छा बता ही दिए ये आपको। घरेलू गर्म के लिए घरेलू गर्म जल टंकी की धारिता 50 से 75 लीटर पर्याप्त रहती है। गर्म जल टंकी तांबे अथवा जस्तीकृत में माइल्ड स्टील की उत्तम रहती है। टंकी सिलिंड्रिकल होनी चाहिए और इसकी लंबी साइड ऊर्ध्व रखनी चाहिए। टंकी की ऊंचाई चौड़ाई के अनुपात 2 संबंधी 1 उत्तम रहता है। गर्म जल टंकी जहां तक संभव हो गर्म जल निकास टोटी के निकट स्थित होनी चाहिए। ठीक है,
तो ये गर्म जल उसमें एकत्रित हो जाता है ना, आपके बिल्डिंग में वहां पर ऊपर टंकी लगी रहती है, वहां पर स्टोर हो जाता है, निकट स्थित होनी चाहिए। गर्म जल भंडारण टंकी तथा इससे संबंधित पाइपलाइन उचित प्रकार से ताप रोधित इंसुलेटेड होनी चाहिए ताकि उष्मा की हानि न हो। इसके लिए टंकी पाइपों पर रेसा कांच, खनिज ऊन, मिनरल ऊल इत्यादि लपेटी जाती है ताकि वो टेम्परेचर का उस पर प्रभाव न पड़े। नहीं तो पता चला बाहर का मौसम बहुत ठंडा है तो पता चला ठंडा हो जाएगा। गर्म पानी ले जाने वाले पाइपों की लंबाई न्यूनतम रखनी चाहिए क्योंकि नलों में रुका हुआ पानी शीघ्र ठंडा होने लगता है। गर्म पानी की टोटी बार बार खोलने से जैसे रसोई घर में भी गर्म पानी का तापमान गिरता है। ठीक है, तो रसोई घर वगैरह में अगर बार बार कोई टोटी खोलेगा तो ठंडा तो होगा ही, क्योंकि रसोई घर में क्या है भाई, वहां पर तो खुला रहता है। ठीक है, तो पानी वो हमारा क्या होगा, वो जो है ठंडा हो जाएगा। देखिए गर्म पानी की जो निकास रेट है, जो निकास दर है, रेट ऑफ फ्लो कितनी होनी चाहिए, स्नान कक्ष में 22.5 लीटर प्रति मिनट, यानी एक मिनट में 22.5 लीटर पानी फ्लो होना चाहिए। रसोई कक्ष में 18 लीटर प्रति मिनट। धावन पात्र में, ठीक है, जो बाथ टैब होता है वो 6.5 लीटर प्रति मिनट के हिसाब से उसमें रेट ऑफ फ्लो होना चाहिए। डोमेस्टिक हॉट वाटर जो है, गर्म पानी संबंधी निम्न तापमान लिए जाते हैं। बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री टेम्परेचर, झुलसने वाला पानी 65 डिग्री तथा उससे अधिक, सिंक के लिए 50 से 60 डिग्री, स्नान के लिए 41 डिग्री टेम्परेचर लीजिए। सामान्य गर्म पानी 37 डिग्री और गुनगुना पानी 29.5 डिग्री, और घरेलू के लिए जो है 60 डिग्री से अधिक टेम्परेचर का पानी किसी भी घर के लिए उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है, किसी भी घर के लिए 60 डिग्री से अधिक पानी उपयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है भाई, जो लोग नए लोग आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें। आप लोग के लिए सबसे बेस्ट ये है कि अभी ये पेपर होने के बाद जेई का भी हम शुरुआत करने जा रहे हैं, अभी बातचीत चल रही है, देखिए जहां तक है शुरू कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब करे रहेंगे तो हम एमसीक्यू वगैरह सब करवाएंगे, तो आपको अच्छी चीजें मिलेंगी अब आगे। ठीक है, सोलर वाटर हीटर, सौर किरणों से पानी गर्म करने की यह एक वैज्ञानिक विधि है। सोलर वाटर हीटर ये आजकल चल रहा है, देखिए कितना सक्सेस होता है। ठीक है, ये जो है ना सौर किरणों से पानी गर्म किया जाता है। सूर्य की किरणों से जो रेडिएशन होता है ना, सूर्य की किरणों से ये पानी गर्म किया जाता है। ठीक है, और एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें न ईंधन जलता है, न धुआं उठता है और न ही बिजली की खपत होती है। सौर जल तापक की विशेषताएं क्या क्या है जरा देखिए, विशेषताएं क्या क्या है जरा देखिए। ठीक है, इसमें विशेषताएं क्या क्या है। सौर जल तापक में पानी सूर्य की किरणों यानी सोलर रेडिएशन द्वारा गर्म होता है। सौर किरणें धूप मौसम आदि के आधार पर इसमें 60 डिग्री से 80 डिग्री के तापमान तक पानी गर्म हो सकता है। भैया इसके नुकसान हानि भी तो है, रात में क्या गर्म होगा क्या, या स्टोर करके रख सकते हैं हम लोग ना, हाँ स्टोर करके रखा जा सकता है इसको, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। या विश्व में कहीं भी जहां सूर्य की किरणें पहुंचती हैं वहां इसको लगाया जा सकता है। यह साफ सुथरा शोर रहित प्लांट है, कोई भी नुकसान शोर नहीं पहुंचाता है। यह धुआं रहित है, पूर्णतः प्रदूषण मुक्त है। ये इसको चलाने के लिए परंपरागत ऊर्जा जैसे कोयला, तेल, बिजली की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसकी ये सब विशेषता है। इसका संचालन बड़ा सरल पड़ता है, संचालन में खर्च भी नहीं लाता ज्यादा, देखभाल की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि इसमें कोई चल अंग नहीं है, इसलिए देखभाल की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। समय और श्रम की भी बचत है। यह प्लांट पूर्णतः सुरक्षित है, दुर्घटना का भी इसमें कोई भय नहीं रहता है। यह प्लांट घर की छत पर अथवा खुले आंगन में भी जहां सीधी धूप है वहां लगा सकते हैं। तो ये मतलब हर तरह से सुरक्षित है, यानी कि खर्चा भी नहीं है। सोचिए कितना इजी है, उपयोग करना बहुत इजी है। ठीक है, दुर्घटना भी कोई नहीं है, आराम से यूज कर सकता है। उपयोग की बात करें, सौर जल तापक के उपयोग हर जगह कर सकते हैं हम लोग, जैसे आवासीय भवनों में दैनिक आवश्यकता के लिए पानी गर्म करने के लिए, घरों के लिए 100 से 300 लीटर क्षमता वाले सौर जल तापक उपयुक्त रहते हैं। दुग्ध उद्योग में टैंकरों, पीपो, बोतलों को गर्म पानी से धोने के लिए। ठीक है, होटल, कैंटीन, रसोई घर में बर्तन धोने के लिए, लॉन्ड्री तथा चिकित्सालय में, कपड़ा उद्योग में, इन सब जगहों पर इसका ज्यादातर दिन में, क्योंकि भाई इंडस्ट्री है तो दिन में ही चलती है, होटल कैंटीन ज्यादातर, तो दिन में ये ज्यादा काम करता है। रात के लिए स्टोर कर सकते हैं बस। सावधानियां यहां पर क्या बरतनी है,
सौर जल तापक पर दिन के घंटों में छाया नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, इस पर प्रातः 9 बजे सायंकाल 4 बजे तक सीधी धूप पड़ती रहे। ठीक है, तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक सीधी धूप पड़नी चाहिए, तभी ये पानी गर्म कर पाएगा। इसके कांच पर धूल इत्यादि नहीं जमनी चाहिए, इससे निरंतर साफ करते रहना चाहिए। जिस कांच में ये रेडिएशन क्या करेगा, अपना एब्जॉर्ब करता रहता है ना, उसमें धूल वगैरह नहीं पड़ना चाहिए। संग्रह टंकी में पानी को उसी दिन इस्तेमाल कर लेना चाहिए ताकि अगले दिन के लिए तापक कार्य करता रहे। ठीक है, नहीं अगर भरा रहेगा तो फिर नहीं काम करेगा, क्योंकि ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। ठीक है, आगे ऑलरेडी पानी भरा हुआ है। चलिए ये खत्म होता है, चैप्टर नंबर 6 भी आपका कंप्लीट होता है। जाना नहीं है, अभी आपको चैप्टर नंबर 3 और 4 के बारे में बताना है ना। चैप्टर नंबर 3 और 4 के बारे में पीडीएफ तो दे दिया हूं, लेकिन बताऊंगा तभी तो आप पढ़ोगे। थोड़ा सा रुकिए, क्वेश्चन आपको बता दूं कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसमें। जाना नहीं, अभी कहां गया क्वेश्चन, ये तो रखे थे, अभी भाग गया। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए, जो जो आपको ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि जल पाइप बिछाने यानी लेइंग ऑफ पाइप की प्रक्रिया लिखें। क्वेश्चन नोट करते रहिए। चैप्टर नंबर ये जो है 3 और 4 में मिक्स करके है। ठीक है, 3 और 4 जो पीडीएफ दिया हूं, पार्ट 3 वाला जो पीडीएफ दिया हूं उसमें अपने से पढ़ना है। तो ये पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था WWE में। ठीक है, जल पाइप बिछाने की यानी लेइंग ऑफ पाइप बिछाने की प्रक्रिया क्या है उसको लिखिए। लेइंग ऑफ पाइप यानी कि पाइप बिछाने की प्रक्रिया लिखें। उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है, बिछाने की प्रक्रिया लिखें। ठीक है, बस 1 मिनट का 2 मिनट का समय लेंगे, काम हो जाएगा आपका। ठीक है, लेइंग ऑफ पाइप, पाइप बिछाने की प्रक्रिया लिखें। ठीक है, पंप का कार्य क्या है, इसका उपयोग किस प्रकार होता है। पंप उसमें है, आप पढ़ेंगे तो पंप है। पंप का कार्य क्या है, तो इसमें आप अपने से लिख सकते हैं, पानी चढ़ाने के काम आता है। पंप का कार्य क्या है, उपयोग, ये सब पिछले साल पूछा क्वेश्चन है। ठीक है, उपयोग किस प्रकार, इसका उपयोग किस प्रकार होता है, इसका उपयोग किस प्रकार होता है। जितना बता रहा हूं ये सब पूरा पढ़िएगा आप लोग। ठीक है, और पाइपलाइन में फायर हाइड्रेंट क्यों प्रयोग किया जाता है। पाइपलाइन में फायर हाइड्रेंट क्यों प्रयोग किया जाता है। फायर हाइड्रेंट क्यों प्रयोग किया जाता है, सिलेबस उसमें है, नोट्स में। ठीक है, जो नोट्स दिया हूं पार्ट 3 वाला, क्यों प्रयोग किया जाता है। तो फायर हाइड्रेंट के बारे में आप ये सब जितना मैं लिखा रहा हूं ना, सब WWE में पढ़े हो आप लोग। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, इसकी आवश्यकता बताइए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, क्या समझते हैं, विशेषता बताइए। समझ में आ रहा है ना भाई, मैं जल्दी जल्दी लिख दे रहा हूं। ठीक है, हाँ किसी, अच्छा इसी में मैं और लिखवा दे रहा हूं, 2-3 टॉपिक थोड़ा लिख लीजिए। हो गया, ये नोट कर लिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ना आप लोग। यूट्यूब पर है तो स्क्रीनशॉट लेने में क्या दिक्कत है ना। हाँ दे पाएंगे 5th सेम में। ठीक है, चलिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग से आप क्या समझते हैं, विशेषता बताइए। स्पेशल बैक आएगा तो दे लेंगे। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग, तुरंत लीजिए स्क्रीनशॉट। अभी थोड़ा सा और बताना है, मोस्ट इसमें से। चलिए एक और लिखिए। ठीक है, एक और लिखिए। सब पढ़ाया हूं आप लोग को। देखिए इसमें कौन कौन से टॉपिक ध्यान में रखने हैं, इसमें आप याद कर लीजिए। वाल्व आप लोग को पढ़ाया हूं, जैसे गेट वाल्व है, स्लूस वाल्व है, ये सब पढ़ाया हूं ना।
तो ये वाल्व उसमें नोट्स में है आपकी, जो दिया हूं बुक टाइप का है उसमें है, ठीक है। और इसमें आपका रेन वाटर हार्वेस्टिंग लिखवा दिया। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम चाहे देख लीजिएगा, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ये भी देख लीजिएगा। और डोमेस्टिक ड्रेनेज में आ जाइए। ड्रेनेज सिस्टम में आपका 2 पाइप 1 पाइप सिस्टम देखिएगा। ड्रेनेज एक बार बस नजर मार लीजिए, काम खत्म। ड्रेनेज सिस्टम में 1 पाइप सिस्टम, 2 पाइप सिस्टम पढ़ाया हूं, ये सब WWE में पढ़े हैं आप लोग, ठीक है। 1 पाइप 2 पाइप सिस्टम पढ़ लीजिएगा। और ट्रैप देखिए क्या क्या पढ़ेंगे। ट्रैप के बारे में पढ़ना है, मैं लिख दे रहा हूं, ट्रैप के बारे में पढ़ना है, सेसपूल के बारे में पढ़ना है, सेसपूल के बारे में पढ़ना है, सेप्टिक टैंक के बारे में पढ़ना है, सेप्टिक टैंक के बारे में पढ़ना है, और मैनहोल के बारे में पढ़ना है, मैनहोल के बारे में पढ़ना है, मैनहोल के बारे में पढ़ना है, इंस्पेक्शन चैम्बर पढ़ना है, इंस्पेक्शन चैम्बर पढ़ना है आप लोग को, ठीक है। नोट्स में है, ये सब जितना है सब पढ़ा चुका हूं। और टेस्टिंग हो ये तो नहीं, टेस्टिंग चाहे पढ़ लीजिएगा। टेस्टिंग ऑफ पाइप, टेस्टिंग बस इतना पढ़ लीजिए, बहुत है। टेस्टिंग ऑफ पाइप, ठीक है, हाँ ठीक। नहीं, जब भी पेपर कोई भी देना होता है तभी फॉर्म भराया जाता है, ठीक है, पहले से नहीं भरना होता, जब देंगे आप तभी भराया जाएगा। तो ये वाला जितना बता दिया इसको देख लीजिएगा। मैनहोल इंस्पेक्शन चैम्बर में अंतर पिछले साल पूछा था, मैनहोल का सचित्र वर्णन भी पूछा था, तो मैनहोल का चित्र बनाने के लिए भी रफ लिया जाता है, इंस्पेक्शन चैम्बर का भी आ जाता है। ट्रैप जो अलग अलग टाइप के ट्रैप बताए हैं उसको भी देख लीजिएगा। सेसपूल, सेप्टिक टैंक ये सब पढ़ा चुके हैं आप लोग को। वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पढ़ाया गया है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये चैप्टर नंबर, ये पूरा टॉपिक और ये पीछे पूरा टॉपिक, ये चैप्टर नंबर 3 और 4 के मिला के है, ठीक। और भी है इसमें लेकिन सब नहीं बता रहे हैं, जो हमें जरूरत समझ में आ रहा है वो बता दिया आपको, ठीक है। अरे मैंने अंकित, आपका मैसेज आ गया है, आपके भाई ने कॉल किया था, जो भी है मैं उसको देख लूंगा अभी, ठीक है। अभी मैं मेल भेजता हूं, ठीक, बात करता हूं, चलिए ठीक है। चलिए आपकी सूचना आ गई है, धैर्य रखिए। अब आप क्या करें, कॉलेज वाले गलत कर दिए। हाँ, टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइन, वही तो ये लिखा हूं जी, टेस्टिंग ऑफ पाइपलाइन, ये यही तो लिखा हूं, ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना आप लोग को खुद से देखना है। पार्ट 3 का पीडीएफ एप्लीकेशन पर अपलोड है, अभी सेकंड का कर देंगे, और उससे पढ़ के जाइएगा और कल आके बताइएगा कैसा पेपर गया, ठीक है। और 2 बजे से आप लोग की डीएससीएस की क्लास चलेगी, ओके। तो कल सभी लोग 2 बजे आ जाइएगा डीएससीएस पढ़ने, थ्योरी पूरा कल पढ़ाएंगे, परसों न्यूमेरिकल, ओके। चलिए, ओके, बाय बाय, ठीक।